नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बोर्ड सचिवालय की सचिव श्रीमती रितु वार्ष्णेय मैडम से। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को कंपनी में बोर्ड सचिवालय की भूमिका के बारे में बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि यह विभाग वैधानिक रूप से क्यों आवश्यक है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी बोर्ड सचिवालय का अपना एक अहम भूमिका है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे कार्य विभिन्न समितियों, विभिन्न संचालक मंडलों और उनके द्वारा निर्णय के द्वारा लिए जाते हैं। वो सारा कार्य हमारा बोर्ड सचिवालय करता है। अतः इन सब कार्यों को करने के लिए बोर्ड सचिवालय की एक अहम भूमिका है। दूसरा, इसकी वैधानिक आवश्यकता के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कंपनी अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कुछ कंपनियां अंकित की गई हैं जिनके लिए कंपनी सचिव की पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करना आवश्यक है, और WCL भी उनमें से एक ही है। उसकी भूमिकाओं के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे संचालक मंडल की बैठकें हमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रखनी पड़ती हैं। बोर्ड मीटिंग रखना एक बहुत ही अहम कार्य है कंपनी के अंतर्गत। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समितियां हैं जिनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पहले ही डिसाइडेड हैं और उनके तहत हमको कार्य करने के लिए उन समितियों की आवश्यकता है। तो उन बैठकों को करना भी कंपनी सचिवालय का कार्य है। अतः इस विभाग की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैडम, बोर्ड सचिवालय के द्वारा बोर्ड मीटिंग के अलावा अन्य किन बैठकों का आयोजन कराया जाता है? विभिन्न प्रकार की बैठकों में क्या अंतर है तथा इनमें किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं? बोर्ड सचिवालय के द्वारा बोर्ड संचालक मंडल की बैठकों के अंतर्गत संचालक मंडल द्वारा बनाई गई उप समितियों का गठन किया गया है। उनकी बैठकों भी हमारी कंपनी के पूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। तो उन समितियों की कार्यवाही के लिए भी बोर्ड सचिवालय द्वारा कार्य किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है। उप समितियों के रूप में जैसा हम देखना चाहेंगे कि CSR समिति है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, मैन पावर प्लानिंग कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, और हमारी अंशधारकों की बैठकें जो हमें साल में एक बार करनी आवश्यक होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसका भी संचालन कंपनी सचिवालय द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अगर हमको आवश्यकता होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी, जिसमें अंशधारकों की एक अहम भूमिका होती है, उसका संचालन भी कंपनी सचिव कार्यालय द्वारा किया जाता है। उनके कार्य के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि हर समिति का एक दायरा बना हुआ है और उस दायरे के अंतर्गत उनको अपनी अनुशंसाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। जैसे CSR कमेटी है, तो CSR कमेटी हमारी एक सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें हमको कोल इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है, CIL पॉलिसी, जिसके तहत हमको खर्चा करना पड़ता है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स और ₹2 पर टन ऑफ द कोल विच एवर इज़ हायर। तो इसके हिसाब से हम हर साल अपने बजट का एक आंकलन करते हैं। उस बजट के आकलन को हम समिति के द्वारा अनुमोदित कराते हैं और उसमें हम कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल करेंगे उसके लिए एक निर्णय लिया जाता है समिति के द्वारा, तथा समिति की अनुशंसाओं को फिर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बोर्ड के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। दूसरी आई हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य कार्य उनके कंपनी में जो रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनके निवारण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर एक अपनी अनुशंसा दी जाती है और उन पर उनके निवारण करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो निर्देश दिया जाता है। उन अनुशंसाओं को भी हम बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक हमारी अंशधारकों की बैठक का प्रश्न है, अंशधारकों की बैठक में जैसे मैंने पूर्व में बताया, एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे हमको उस कंपनी की एक ब्रॉड सेंस में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त टेक्निकल सब कमेटी का आयोजन भी सचिवालय द्वारा किया जाता है, मैन पावर प्लानिंग कमेटी का भी कराया जाता है, ऑडिट कमेटी का भी किया जाता है। ऑडिट कमेटी के संचालन में मुख्यतः वैसे अंकेक्षण सेल कार्य करता है, लेकिन उसमें कंपनी सचिव भी बैठते हैं और उसमें जो वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनकी भी एक पहचान रहती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइडेड हैं और हर समिति का एक अपना कंपोजिशन है जो संचालक मंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया है। उस संचालक मंडल की वो समिति उसमें बैठती है, उसके समय समय पर उनकी बैठकों का आयोजन किया जाता है, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत उन पर निर्णय लिया जाता है और उस पर आगे कार्रवाई की जाती है, जिससे कंपनी की गतिविधियाँ आगे की जा सकें। मैडम, हमारी कंपनी एक सार्वजनिक उपक्रम है, क्या हम किसी विशेष कानून के तहत कार्य करने के लिए बाध्य हैं? यदि हाँ,
कानूनों का पालन नहीं होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि कंपनी जो WCL कंपनी है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ में हमारा मुख्य कार्य है, तो उनको देखते हुए हमारे ऊपर बहुत सारे कानून लागू होते हैं, जैसे माइंस एक्ट है, CBLD एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, पेंशन एक्ट है, के अतिरिक्त वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं और उनका हमें पालन प्रतिवेदन हर क्वार्टरली बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत भी करना होता है। तो जो हमारी सीमाओं के अंतर्गत हम जिन पे हम कार्य कर सकते हैं, उसकी एक रिपोर्ट हम बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, ये पालन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी शो कॉज नोटिस इशू कर सकती हैं कंपनी के ऊपर, हमारे ऊपर पेनल्टी के प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होते हैं उनकी इंक्वायरी हो सकती है। तो हम प्रयास करते हैं कि सारे कानूनों का हम सभी सही तरीके से पालन करें और उसमें आगे कार्रवाई करें। मैडम, एनुअल रिपोर्ट क्या है तथा कंपनी के हितधारकों के लिए इसका क्या महत्व है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। हर कंपनी हर साल एक प्रतिवेदन बनाती है जिसमें उसमें पूर्व वर्ष में जो उन्होंने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की हैं, उनका कितना प्रॉफिट है, और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा प्रतिवेदन की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे कंपनी कोई भी हितकारी अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस एनुअल रिपोर्ट से वो सारी जानकारी ले सकते हैं और उसमें भविष्य में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए उस पर निर्णय ले सकते हैं। मैडम, बोर्ड सचिवालय का कार्य क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है एवं इसके लिए क्या कोई विशेष योग्यता होना आवश्यक है? कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और सहपठित नियमों के अंतर्गत कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें पूर्णकालिक सचिव की कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। तो बोर्ड सचिवालय का कार्य कंपनी सचिव के द्वारा किया जाना ही उचित होता है। कंपनी सचिव के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेना आवश्यक है। उसके एक एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना होता है, उसके बाद उसकी मेंबरशिप लेनी होती है और वो पूर्णकालिक सचिव बन सकते हैं। मैडम, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। सर, मैं इसकी तारीफ के बारे में क्या कहूँ। WCL में जो संवाद कार्य है ये बहुत अनोखा पहल है। ऐसा मैंने कहीं और किसी सार्वजनिक उपक्रम में नहीं देखा है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जिससे हमको जो पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके बारे में, उनकी व्यक्तिगत राय के बारे में हमको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमको कंपनी में क्या गतिविधियाँ चालू हैं उसके बारे में भी हमको अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं सहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।